हेलो एवरीवन। आज का शानदार लेक्चर है ईरर से रिलेटेड और ईरर एंड मेजरमेंट का आज होगा लेक्चर नंबर 6। और इसमें हमारा आज का क्या गोल होगा? आज का गोल होगा ईरर इन मेजरमेंट। और ईरर इन मेजरमेंट में सबसे पहले करेंगे ईरर का एनालिसिस। तो ईरर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो TRIC के देखो, आई ऊपर होता है नीचे आ गया, तो इसी को तो बोलते हैं ईरर। बोलता है इंसानी फितरत होता है गलती करना, और वही गलती तो हुआ ईरर। तो हम लोग जानेंगे व्हाट इज ईरर इन मेजरमेंट। दूसरा, हाउ टू फाइंड ईरर इन मेजरमेंट। तो प्रश्न उठता है कि ईरर होता क्या है? तो कहता है कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू को ईरर बोलते हैं। चलो सिखाता हूं तुमको, समझाता हूं। जैसे कि तुम पटना के बाजार समिति से गया और मछली खरीदा। कितना सर? 1 केजी। मेजर्ड वैल्यू खाते हो कि नहीं खाते हो? अच्छा, तो 1 केजी खरीदा तो मेजर्ड वैल्यू कितना हुआ? 1 केजी। और घर आया तो वजन करता है तो देखता है कि 800 ग्राम ही हुआ। तो मेजर्ड वैल्यू था 1 केजी यानी 1000 ग्राम, और ट्रू वैल्यू था 800 ग्राम, यानी 200 ग्राम का ईरर आ गया। इसी को बोलेंगे हम ईरर। मतलब हमने जो मेजर किया वो वाला वैल्यू और एक्चुअली में जो हुआ है वो वाला वैल्यू, दोनों वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा ना, उसी को बोलेंगे ईरर। लेकिन एक बात हाँ, बोलता है कि इंसानी फितरत होता है गलती करना। दुनिया में इंसान के द्वारा ऐसा कोई मेजरमेंट हो ही नहीं सकता है जो ट्रू हो, और इंसान ने ही बनाया है मशीन। तो मशीन में भी वो ताकत नहीं है कि वो एकदम ट्रू वैल्यू मेजर कर दे। यानी ट्रू वैल्यू तो मेजर किया ही नहीं जा सकता है, ना तो इंसान के द्वारा और ना ही इंसान के द्वारा बनाए गए मशीन के द्वारा। तो फिर ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगा? तो ट्रू वैल्यू के नजदीक जा सकते हैं। कैसे? तो तुमको आगे मैं समझाऊंगा कि ये ट्रू वैल्यू आखिर निकाला कैसे जाता है। तो फिलहाल तो ट्रू वैल्यू मतलब समझ जाना कि गॉड ने बताया कि ट्रू वैल्यू है 800 ग्राम और खरीद के लाए 1000 ग्राम। तो दोनों में डिफरेंस जो आया वो हुआ 200 ग्राम का, वो हो मेरा ईरर। तो आज हम लोग ईरर में जो पढ़ाई करेंगे ना, वो क्या है वो देखो, ईरर एनालिसिस। यही आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक रहेगा। और उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ईरर से। ईरर कितने प्रकार का होता है? तो मैंने तुमको आसान करने के लिए सारे के सारे ईरर को 2 भाग में बांट दिया, ताकि तुमको पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। बाकी इसी का पार्ट है। तो एक तरह का ईरर है सिस्टमेटिक ईरर, और दूसरे तरह का ईरर है रैंडम ईरर। यानी 2 ही तरह का ईरर होगा। तो अब सवाल उठता है कि सिस्टमेटिक ईरर और रैंडम ईरर दोनों में अंतर क्या है? दोनों के अंतर को मैंने इतना बखूबी ढंग से बताया हूं कि तुमको समझने में दिक्कत ही नहीं आएगी। सिर्फ 2 वर्ड है, उसी 2 वर्ड से दोनों में अंतर चल जाएगा पता। वो 2 वर्ड है काउज नॉन एंड काउज अननोन। हाय, कितना सुंदर बताए सर आप। यानी वो वाला ईरर जिसका हमको कारण पता हो, उस वाले ईरर को बोलेंगे सिस्टमेटिक ईरर, और वो वाला ईरर जिसका कारण ही नहीं पता हो, उसको बोलेंगे रैंडम ईरर। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इस ईरर का मुझे अगर कारण पता है तो क्या इसे रिमूव किया जा सकता है? इस ईरर का मुझे कारण ही नहीं पता है तो क्या इसे रिमूव किया जा सकता है? तो प्रश्न है कि इस सिस्टमेटिक ईरर को कैसे हम लोग हटा सकते हैं। देखो, सिस्टमेटिक ईरर वो ईरर होता है जिसका मुझे कारण पता होता है। जब कारण पता है तो उस ईरर को आप रिमूव कर सकते हो। कैसे? चलो बताता हूं कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि तुम जाते हो वेइंग मशीन पर अपना वेट मेजर करने के लिए, और जाते हो तो देखते हैं कि अरे ये वेइंग मशीन तो पहले से 1 केजी दिखा रहा है। तो अब बताओ, उस वेइंग मशीन से अपना हम मेजरमेंट करेंगे
मान लेते हैं कि उस पे चढ़ गए तो 60 केजी का रीडिंग दिखा रहा है। तो अब बताओ कि तुम्हारा ट्रू रीडिंग कितना हुआ। मेजर्ड वैल्यू हुआ 1 केजी और ट्रू वैल्यू कितना होगा। तो पहले से मुझे पता था कि 1 केजी का रीडिंग दिखा रहा है। तो हम लोग बहुत समझदार होते हैं, क्या करेंगे 60 केजी में से 1 केजी को घटा देंगे तो 59 केजी हुआ। तो ये 59 केजी ही हुआ मेरा एक्चुअल वेट। तो क्या किया मैंने, मेजर्ड वैल्यू में से ईडर को हटा दिया कि नहीं, 1 केजी को, तो ट्रू वैल्यू आ गया। इसका मतलब होता है कि मुझे अगर कारण पता था कि इसमें ईडर होने का मुख्य कारण था कि रीडिंग मशीन पहले से 1 केजी दिखा रहा था, तो हमने क्या किया, माइनस करके ईरर को हटा दिया। यानी इस तरह के ईरर का अगर मुझे जानकारी पहले से है तो उस ईरर को हम हटा सकते हैं। जैसे कि स्क्रू गेज या बर्नियर कैलिपर से कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं, डायमीटर मेजर कर रहे हैं स्फीयर का, तो मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले ही अगर स्क्रू गेज या कैलिपर्स में जीरो ईरर है, जीरो एरर समझते हो, तो हम लोग मेजरमेंट करने के बाद क्या करते थे, जीरो करेक्शन करते थे। जीरो करेक्शन में क्या करते थे, मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर करते थे तो करेक्ट रीडिंग आता था। एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसमें लिखा हुआ है कि सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, selecting better instruments and removing personal bias as far as possible for a given setup. These errors may be estimated to a certain extent and the necessary correction may be applied to the रीडिंग्स। यानी जोड़ के घटा के हम उस ईडर को हटा सकते हैं। ये अंग्रेजी पर ध्यान मत देना, मैं क्या पढ़ दिया, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है थर्मामीटर वाला। जैसे एक थर्मामीटर है और उस पर जो डिजाइन किया हुआ है ना, 0 1 2 3 4, जहां 100 डिग्री होना चाहिए वहां 104 डिग्री का डिजाइनिंग हो गया मान लेते हैं, और उस थर्मामीटर से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो खौलता हुआ पानी में थर्मामीटर को डाल देंगे तो एकदम पारा चढ़ेगा ऊपर, और ऊपर पारा जब चढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट जहां होता है यानी 100 डिग्री सी, उसके जगह मार्किंग किया 104 ले, तो होना तो चाहिए 100 डिग्री, तो दिखा रहा है 104 डिग्री। इसका मतलब हुआ मेजरमेंट में एरर है। देख कौन सा एरर हुआ, सिस्टमेटिक या रैंडम, पता था गड़बड़ क्यों हुआ, डिजाइनिंग ठीक से नहीं किया हुआ थर्मामीटर में। तो इस तरह के एरर को बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर, और चूंकि हमको पता है कि डिजाइनिंग गड़बड़ है थर्मामीटर में तो उस डिजाइनिंग को सही कर देंगे। तो इस तरह के एरर को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो कि सिस्टमेटिक एरर का पार्ट है। दूसरा देखो, मानव है, आदमी है, कितना भी अच्छा से करो गलती तो हो ही जाती है। तो दिखा हुआ इम्परफेक्शन, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, प्रोसीड्योर और पर्सनल एरर्स, यानी हम जो कोई चीज का मेजरमेंट करते हैं केयरलेसनेस के वजह से मेजरमेंट में इसके बारे में बात कर रहे हैं, केयरलेसनेस के वजह से मेजरमेंट में गलती हो जाती है, ठीक से सेटिंग नहीं कर पाते हैं। इम्परफेक्शन, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीड्यूर, जैसे आर्मपिट थर्मामीटर, मतलब आर्मपिट मतलब कांख वाला, तो इसमें जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी का ही मैंने उठा के डाल दिया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब आप मेजर करते हो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर तो बोलता ऑलवेज वो एक्चुअल से कम देगा। कारण क्या होता है कि बाहरी कंडीशन जो होता है, जैसे सच एज चेंजेज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी वगैरह वगैरह, ये इसके कारण जो है ना रीडिंग जो है ना एक्चुअल से कम ही दिखाएगा तुम्हारा थर्मामीटर। तो इतनी लंबी कहानी नहीं जाना है, सीधा सीधी समझना है। सिस्टमेटिक एरर वो वाला एरर है जिसका मुझे कारण पता है, रैंडम एरर वो वाला एरर है जिसका मुझे कारण नहीं पता है। सिस्टमेटिक एरर का चूंकि कारण पता है तो इस तरह के एरर को रिमूव किया जा सकता है, और रैंडम एरर का कारण पता नहीं है तो क्या करेंगे, देखते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि हाउ टू रिमूव रैंडम एरर इन मेजरमेंट। रैंडम एरर वो एरर होता है जिस एरर के बारे में मुझे पता ही नहीं कि आखिर ये एरर हुआ क्यों। तो क्या तरीका है, तो कहता है कि मेजरमेंट है ना, जैसे इसी का लेंथ नापना है तो इसका लेंथ 50 बार मेजर कर लेंगे, और 50 बार मेजर करने के बाद उसका एवरेज ले लेंगे। तो जो एवरेज वैल्यू आएगा ना, उसी वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू मानेंगे। ट्रू वैल्यू किसको मानेंगे, क्योंकि हमको पता तो है नहीं कि इसमें एरर होने का कारण क्या है,
रैंडम ईरर में। तो क्या करेंगे, मेजरमेंट को क्या करेंगे, बहुत बार ले लेंगे, और बहुत बार लेने के बाद जितना बार मेजरमेंट करेंगे उसका एवरेज ले लेंगे, और उसी एवरेज को हम लोग ट्रू वैल्यू मानेंगे। इस तरह से इसमें ईरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि काउज अननोन है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव देम कंप्लीटली। आप देखो तो क्या होगा, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द मेजरमेंट लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स एंड टेकिंग द मीन ऑफ ऑल द मेजरमेंट। ये कैसे होता है, तो मान लेते हैं कि पहला बार तुमने इसका लंबाई को मेजर किया तो वो आया A1, और दूसरा बार मेजर किया तो वो आया A2, तीसरा बार किया तो A3, और ऐसे ऐसे करके n बार, n टाइम्स मेजरमेंट लिए, तो n बार का सबको जोड़ दिए और n से डिवाइड कर देंगे तो मीन वैल्यू आ गया। इसी को हम लोग ट्रू वैल्यू बोलेंगे, इसी को बोलेंगे मीन वैल्यू, इसी को बोलेंगे एवरेज वैल्यू। वही मेरा रैंडम एरर को मिनिमाइज करके हुआ। क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट का, तभी से मेजरमेंट हो रहा है, लेकिन मेजरमेंट होता क्या है वो अब समझेंगे हम लोग। तो मेजरमेंट जो होगा ना वो दो तरह का होगा। एक मेजरमेंट होगा उसको बोलेंगे एक्यूरेट मेजरमेंट, और दूसरे तरह का जो मेजरमेंट होगा उसको बोलेंगे प्रिसाइज मेजरमेंट। अब दोनों में अंतर क्या है उसको देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बच्चे को समझ में जल्दी आता नहीं है, इसलिए ध्यान से देखेंगे हम लोग बढ़िया से। मान लेते हैं एक रॉड है और उसका हमको लंबाई निकालना। ये एक रॉड है, थोड़ा सा कलर कर देता हूं, और इस रॉड का जो एक्चुअल लेंथ है ना वो मैं मान लेता हूं 5 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न उठता है ये एक्चुअल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये किसने बताया, तो गॉड ने बताया कि 5 सेंटीमीटर है। अब यहां दो बात है, तुमने लिया रीडिंग, यहां पर है तुमने लिया रीडिंग, तुमको रीडिंग लेने दिया यहां, और तुम्हारा दोस्त ने रीडिंग लिया। तुमने लिया रीडिंग और तुम्हारा दोस्त ने लिया रीडिंग, देखते हैं दोनों का रीडिंग कैसा कैसा है। तो मान लेते हैं तुमने जो रीडिंग लिया ना वो आया 5.2 सेंटीमीटर, एक बार लिया, दूसरा बार आया 5.3 सेंटीमीटर, तीसरा बार आया तो 5.1 सेंटीमीटर आया, चौथा बार रीडिंग लिया तो 5.4 सेंटीमीटर आया, पांचवा बार रीडिंग दिया तो 5 सेंटीमीटर आया। अच्छा, ये तुमने रीडिंग लिया। अब तुम्हारा दोस्त ने क्या रीडिंग लिया, देखो उसने लिया 6.110 ले लिया सेंटीमीटर, पहला बार में लिया, दूसरा बार में क्या करता है वो 6.111 सेंटीमीटर ले लेता है, और तीसरा बार लेता है 6.120 सेंटीमीटर आ जा रहा है, चौथा बार ले रहा है तो 6.100 सेंटीमीटर आ जा रहा है। अच्छा, ये बात है। और एक बार और ले जाता हूं, उस बार ले रहा है तो 1.05 आ रहा है। आप देखो दोनों मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है। ये मेजरमेंट देखो क्या है, ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट। अच्छा देखो, एक मशीन होता है आलू तौलने वाला है, सब्जी तौलने वाला, हमारा वजन करने वाला। दूसरा होता है सोना मेजर करने वाला। तुम देखते हो हम लोग जो सब्जी खरीदने जाते हैं ना वो वाला मशीन देखोगे ना तो उसमें 0 ग्राम के बाद 5 ग्राम आएगा, और 5 ग्राम के बाद 10 ग्राम आएगा, और 10 ग्राम के बाद 15 ग्राम आएगा। मान लेते हैं हमको 3 ग्राम खरीदना है सामान, तो 3 ग्राम वजन कर पाएगा, वो वजन ही नहीं कर पाएगा। तो 0 करेगा तो 5 करेगा तो 15 करेगा, 10 करेगा, 15 करेगा, 20 करेगा। लेकिन सोना तोलने वाला क्या होगा, 0.001 ग्राम भी ले लेगा, 0.002 ग्राम भी, 0.003 ग्राम भी, यानी वो छोटा छोटा मेजरमेंट भी कर देता है। चलो समझाता हूं। तो दोनों में क्या देख रहे हो, ये वाला जो वैल्यू है रियल वैल्यू के नजदीक है, और ये जो मेजरमेंट है ना इसके तुलना में दूर दूर है। अब ये वाला मेजरमेंट देखो, रियल वैल्यू 5 सेंटीमीटर और रियल वैल्यू से ये मेजर्ड वैल्यू काफी दूर है। लेकिन इसका एक खासियत है, ये जो मेजरमेंट है ना बड़ा पास पास है। देखो 6.110, 6.111 सेंटीमीटर, 6.120 सेंटीमीटर, 6.100 सेंटीमीटर, 6.105 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, ये मेजरमेंट बहुत पास पास है।
समझ में आया बात? सीधा सीधी समझना है। डेसिमल के बाद अगर ज्यादा प्लेस तक मेजर कर सकता है, जैसे सोना 0.001 ग्राम को भी मेजर कर सकता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो ज्यादा प्रिसाइज है, एक्यूरेट कम है। ये वाला इसके तुलना में कम प्रिसाइज है, ज्यादा एक्यूरेट है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? दोनों में अंतर ये है कि ये वाला जो रीडिंग है एक्चुअल के नजदीक में है तो एक्यूरेट है, इसके तुलना में ज्यादा एक्यूरेट है, और दोनों रीडिंग के बीच में जो दूरी है ना उससे ज्यादा है, तो ये कम प्रिसाइज है। यानी कम प्रिसाइज है, ज्यादा एक्यूरेट है, दोनों में। ये वाला को बोलेंगे ज्यादा प्रिसाइज है, मतलब डेसिमल के बाद ज्यादा प्लेस तक मेजर कर रहा है। और देखो मेजरमेंट जो है ना वो पास पास है, तो मेजरमेंट अगर पास पास हो तो बोलते हैं कि प्रिसाइज ज्यादा है। यानी प्रिसाइज, इसका प्रिसीजन ज्यादा है और एक्यूरेसी क्या है इसके तुलना में कम है। कुछ कुछ फील आ रही है? बिल्कुल आ रही है। एक्चुअल वैल्यू के पास है ये, और ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू से दूर है, लेकिन मेजरमेंट क्लोज क्लोज है, आपस में तो क्लोज है, पर रियल वैल्यू से दूर है। रियल वैल्यू से दूर है ना। चलो इतना बात समझ में आ गया। तो क्वेश्चन है कि क्या ये मेजरमेंट प्रिसाइज है, तो बोलेंगे नहीं। क्या ये मेजरमेंट एक्यूरेट है, तो बोलेंगे नहीं। क्या ये मेजरमेंट प्रिसाइज है, यस। क्या ये मेजरमेंट एक्यूरेट है, यस। दोनों में तुलनात्मक बात है, सीधा सीधी बोलेंगे ये वाला जो मेजरमेंट है मोर एक्यूरेट है, लेस प्रिसाइज है इन दोनों में। ये वाला जो मेजरमेंट है मोर प्रिसाइज है, लेस एक्यूरेट है। बात समझ में आई? प्रिसीजन का मतलब हुआ डेसिमल के बाद ज्यादा प्लेस मेजर करेगा तो ज्यादा प्रिसाइज हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि मेजरमेंट क्लोज भी हो, यानी मेजरमेंट एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो? ऐसा हो सकता है क्या? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन है, क्या ऐसा मेजरमेंट हो सकता है जो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज दोनों हो? तो देखो इसका आंसर देने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं वही रॉड का एक्चुअल लेंथ था 5 सेंटीमीटर और हमने रीड किया, रीडिंग ऑफ लेंथ आया 5.00 सेंटीमीटर, 5.001 सेंटीमीटर, 5.002 सेंटीमीटर, 5.005 सेंटीमीटर। तो क्या देख रहे हो? तो हम देख रहे हैं कि एक्चुअल वैल्यू जो था वो 5 सेंटीमीटर था, और ये जो देखे ना एकदम 5 के बहुत नजदीक भी है, और देखो डेसिमल के बाद ज्यादा प्लेस भी रखता है। तो बोलेंगे क्या आंसर, बोलेंगे क्या यस। यस, तो ये रीडिंग क्या है? देखो रियल वैल्यू के नजदीक भी है और मेजरमेंट क्लोज क्लोज भी है, तो बोलेंगे ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज है। देखो डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट तक अगर मेजर कर देना तो समझना है कि ज्यादा प्रिसाइज है। तो बोलेंगे ये एक्यूरेट भी है, ये एक्यूरेट है, क्यों? ये क्योंकि रियल वैल्यू के पास है इसीलिए एक्यूरेट है। अब प्रिसाइज भी है, क्यों? क्योंकि मेजरमेंट पास पास है। कारण क्या है? मेजरमेंट पास पास है। क्लियर है? एक और शानदार एग्जांपल दिखाता हूं, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज में डिफरेंस। देखो मान लेते हैं हमारे पास देखो यहां पर 3 वेइंग मशीन है। एक वेइंग मशीन ये है, दूसरा वेइंग मशीन ये है, और तीसरा वेइंग मशीन ये है। 3 वेइंग मशीन है। क्या है? वेइंग मशीन, WM वेइंग मशीन। आप देखो हम इस पर वजन नापेंगे। किसका भाई? तुम्हारा ही नाप देता हूं। ये है तुम ही हो ना, देख लो फोटो
है ना तुम, ये हो तुम। पहले इस पर वजन कराता है, फिर इस मशीन पर वजन करते हैं। 3 डिवाइस है यहाँ पर, एक वेइंग मशीन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। देखो फोटो पहचान पा रहे हो अपना। चलो ये मान लेते हैं कि तुम्हारा एक्चुअल वेट है 60 केजी, एक्चुअल वेट है 60 केजी। 60 केजी क्या है एक्चुअल वेट, लिख देता हूं एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट 60 केजी में 60 जी लगाना पड़ता है। मान लेते हैं एक्चुअल वेट जो है ना 60 केजी, यानी 60 जी हो गया। केजी को केजी में ही बात करते हैं। 60 केजी। अब सवाल उठता है कि किसने बताया कि 60 केजी है, क्योंकि मेजरमेंट तो कभी सही होता ही नहीं है। तो समझेंगे गॉड ने बताया। किसने बताया? गॉड ने बताया कि तुम्हारा एक्चुअल वेट 60 है। अब हमारे पास 2 मशीन है। ये मशीन है पहला वाला, ये एक मशीन हुआ, इसने वजन किया कितना 60 केजी, और ये इसका एक्चुअल वेट है मान लेते हैं। अब अगर इस वेइंग मशीन पर खुद को डालते हैं तो देखते हैं कि अरे वजन तो हुआ 60.3 केजी। एक बार मेजर किए तो ये आया, दूसरा बार मेजर करते हैं तो इसमें 2-3 बार करते हैं। एक बार करते हैं तो 60.4 केजी आ रहा है, एक बार और करते हैं तो 60.5 केजी आ रहा है। अच्छा, इस एक बार और कर देते हैं तो 60.6 केजी आ रहा है। और इस पर जब हम मेजर करते हैं तो ये आ रहा है 61.125 केजी। एक बार मेजर करते हैं तो ये आता है, और दूसरा बार मेजर करते हैं 61.120 केजी आ जा रहा है। तीसरा बार मेजर कर रहे हैं तो 61.125 आ जा रहा है। 125 केजी आ रहा है। ये जो मशीन था ना, ये दादाजी के जमाने का, पुराना जमाना का है। जब हम लोग दादाजी थे ना, तो ये दादाजी के जमाने का मशीन है। कब का मशीन है? दादाजी के जमाने का, दादाजी के जमाने का। दादाजी के जमाने का मतलब क्या हुआ? ये जो मशीन है ना, यानी या तो 0.3 केजी नापेगा, या तो 0.4 केजी नापेगा, या तो 0.5 केजी। इन दोनों के बीच का रीडिंग नहीं दे रहा है, यानी इसका रीडिंग जो है ना दूर दूर है। यानी 60.3 के बाद 60.4 आ गया, काफी दूर है। यानी 0.1 केजी का अंतर, यानी 100 ग्राम का अंतर है। 0.1 केजी का अंतर है। यहां पर देखो कितना का अंतर है, 61.125 और यह 60.12, यानी 0.005 केजी का अंतर है। बहुत छोटा सा अंतर है, यानी ये वाला मेजरमेंट पास पास है। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे ये जो मशीन है ना, मोर प्रिसाइज मेजरमेंट देता है इसके तुलना में। यानी दोनों मशीन में अगर बात करें तो ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट कौन दे रहा है? ये दे रहा है। लग रहा है सोना तोलने वाला ये वेइंग मशीन है। सोना में तोलने वाला में क्या होता है? 0.00 को भी मेजर कर देगा, लेकिन जो आलू खरीदने जाते हैं उसमें 0.00 को मेजर नहीं करेगा, उसमें 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम को मेजर करेगा। तो इसका मतलब बहुत नजदीक नजदीक मेजरमेंट दे रहा है। तो इसको बोलेंगे ज्यादा प्रिसाइज है इससे तुलना में। ये कम प्रिसाइज है, ये ज्यादा प्रिसाइज है। एक्यूरेट ज्यादा कौन है? तो देखो एक्चुअल वैल्यू गॉड ने बताया। किसने बताया? गॉड ने बताया। तो एक्चुअल में तो 60 है, देखो ये 60 के करीब है, तो बोलेंगे ये एक्यूरेट है। प्रिसाइज ज्यादा एक्यूरेट है, प्रिसाइज कम है। इसको क्या बोलेंगे? तुलनात्मक बात करते हैं। तो इसको बोलेंगे कि ये ज्यादा प्रिसाइज है और एक्यूरेट कम है। यानी एक्यूरेट कम है लेकिन नजदीक नजदीक रीडिंग देता है। तो इसका मतलब ये मत समझना है कि जो प्रिसाइज ज्यादा होगा वो एक्यूरेट देगा। यानी एक्यूरेट से दूर है लेकिन नजदीक 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 रीडिंग दिखा रहा है मशीन। तो इसका मतलब बोलेंगे प्रिसाइज ज्यादा है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। इसका एक्यूरेट देने का मतलब प्रिसाइज, यानी एक्यूरेट और प्रिसाइज को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। वो तो वेइंग मशीन पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का मेजरमेंट दिखा रहा है। यानी डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट तक अगर जा रहा है तो ज्यादा प्रिसाइज है, कम डिजिट तक ज्यादा कम प्रिसाइज है। क्लियर है? एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुरंत बना लोगे तुम। ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार सवाल है। देखो, कहता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लेंथ। मोस्ट प्रिसाइज क्या देखना है हमको? मोस्ट प्रिसाइज में हमको ये देखना है कि किसका लिस्ट काउंट कम है। लिस्ट काउंट मतलब कम से कम जो नाप सकता है ना, वो कौन कम से कम ज्यादा नाप सकता है। तो बोलता है मीटर रड ऑफ लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर।
दूसरा है बर्नियर कैलिपर्स ऑफ लीस्ट काउंट, यानी ये मिनिमम इतना नाप सकता है और ये मिनिमम इतना नाप सकता है और ये मिनिमम, यानी ये तो लग रहा है सोना तौलने वाला है। नहीं, इसी तरह का वेइंग अगर केजी होता तो मेरा मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा मेजरमेंट कौन दिखा सकता है, ये वाला। तो जो सबसे छोटा मेजरमेंट दिखा सकता है उसको क्या बोलेंगे, मोर प्रिसाइज। क्या लिखा हुआ है, मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। तीनों में से कौन होगा, बहुत आसान जवाब था, कौन सा होगा, नीचे वाला होगा। जिसका लिस्ट काउंट छोटा होगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एरर। कैलकुलेशन ऑफ एरर, एरर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट है उसको पहले समझेंगे। पहला एब्सोल्यूट एरर, ये क्या होता है। दूसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा है रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। चौथा है परसेंटेज एरर। ये चारों एरर को एक एक करके देखते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो एब्सोल्यूट एरर बराबर होता है, समझना है, उसको डेल्टा ए से डिनोट करेंगे और उसमें लगा देंगे मॉडुलस। ये एक्चुअल में क्या होता है, मैग्नीट्यूड यहां डाल देंगे और ये होता है, क्या होता है, मीन वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, या सीधा सीधा को मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, अब दोनों में लगा देंगे मोड। नोट को थोड़ा सा ठीक कर लोगे, उसमें मॉडुलस नहीं डाला हुआ है। आप ये मीन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मीन वैल्यू का मतलब हुआ कि जैसे कि मान लेते हैं कि पहला बार मेजरमेंट किए तो पहला बार जो मेरा रीडिंग आया ना वो आया A1, और दूसरा बार जो रीडिंग किए उसका मेजरमेंट आया A2 आया, तीसरा बार का रीडिंग आया A3, चौथा बार का रीडिंग आया A4, और इस प्रकार से nवां बार जब रीडिंग लिए तो आया AN, और उसको n से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा मीन वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। अब ये मेजर्ड वैल्यू क्या है, तो ये है रीडिंग ऑफ फर्स्ट मेजरमेंट, ये है सेकंड मेजरमेंट, ये है थर्ड मेजरमेंट। जैसे कि बोलेगा एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, तो क्या समझोगे, डेल्टा A1 का मतलब हुआ A का मीन वैल्यू माइनस A1। डेल्टा A2 क्या आएगा, सेकेंड बार जब मेजर किए तब का एरर। ये हुआ एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एरर इन सेकेंड मेजरमेंट, AM माइनस A2, और ऐसे ऐसे करते चलेंगे तो आएगा डेल्टा AN आएगा, और इसको लिखेंगे A का मीन वैल्यू माइनस मेजरमेंट nth बार में। याद रहे डेल्टा A का वैल्यू डेल्टा A में भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, डेल्टा A में भी पॉजिटिव एंड निगेटिव, बट एब्सोल्यूट एरर जो होगा ABSOLUT, एब्सोल्यूट एरर किसको बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर हमने इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा A क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी एब्सोल्यूट एरर याद रहे हमेशा पॉजिटिव होता है, उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लोगे। इसके बारे में असल में लिखे हुए थे, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है ये, लेकिन एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। तो ये एक तरह से हो गया, ये हो गया, ऐसे मोड अगर लगा देंगे तो क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, ये एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट, और ये एब्सोल्यूट एरर इन nth मेजरमेंट। लिखना है तो लिख सकते हो, इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। ये वाला ये हुआ एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन nth मेजरमेंट। तो ये क्लियर हो गया एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। अब है कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, बड़ा आसान है, यहीं पर लिखता हूं मैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो ये होता है, देखो क्या लिखा, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, पहला बार में ये आया डेल्टा A1 उसका मॉडुलस ले लेंगे, डेल्टा A2 उसका मॉडुलस ले लेंगे, ऐसे ऐसे करके, और डेल्टा AN इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो ये हुआ ऐसे करके, अगर n से भगा दे देंगे तो क्या हुआ, ये एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू हुआ। इसी को बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू। बड़ा आसान है। तो हमने क्या बताया, एब्सोल्यूट एरर बताया, मीन वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू का मॉडुलस, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर ये भी बताया।
अब बात करेंगे फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। मान लेते हैं ए आया, तो ए बराबर होगा ए का मीन वैल्यू अब प्लस माइनस ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या हो गया? मीन एब्सोल्यूट एरर। इसी से डिनोट करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मीन वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी इसको बोलेंगे, एक एक करके समझाता। ये वाला तो समझ गया क्या है। इसको बोलेंगे मीन वैल्यू, या इसी को हम लोग बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू। और इसको क्या बोलेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। इट मीन्स ए लाइज, इट मीन्स ए लाइज। ये कहां से कहां लाई कर रहा है? इसका मतलब ए का जो वैल्यू होगा ना, इस ए लाइज बिटवीन ए एम माइनस डेल्टा ए एम एंड ए एम प्लस डेल्टा ए एम। यानी ए का जो वैल्यू आएगा ना, इसी के बीच में आएगा ए का मीन वैल्यू माइनस डेल्टा ए एम और ए का मीन वैल्यू प्लस डेल्टा ए एम। क्लियर है? आप देखेंगे ये रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर क्या होता है। बहुत आसान है। देखो, जैसे कि हम लिखे थे, ये जो रिजल्ट आया मेरा था, क्या आया था? ए का मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए का मीन वैल्यू। इसको हम लोग बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखो, फ्रैक्शनल एरर को शॉर्ट में लिखेंगे एफ ई। फ्रैक्शनल एरर इन ए बोलेगा ना, तो इसका मतलब हुआ कि ए में जो एरर आया वो ले लेंगे, उसका मीन वैल्यू, और डिवाइडेड बाय ए का जो मीन वैल्यू होगा उसी को बोलेंगे। इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर इन ए। अब बोलेगा परसेंटेज एरर, तब परसेंटेज एरर इन ए बोलेगा। तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? 100 से गुना कर देंगे, तो डेल्टा ए का मीन वैल्यू और डिवाइडेड बाय ए का मीन वैल्यू इंटू 100। एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर देखो एग्जाम्पल। अगर L बराबर बोले 6 है अब प्लस 0.6 सेंटीमीटर, तो ये वाला वैल्यू कौन सा है? इसको बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू है। ये वाला वैल्यू मेरा एक्चुअल वैल्यू है, और ये वाला वैल्यू कौन सा है? ये वाला है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। सही है? तो अब हमको अगर बोलता है कि फ्रैक्शनल एरर इन एल बराबर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? डेल्टा एल का मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय एल का मीन वैल्यू। ये मीन वैल्यू है, और मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू बोलेंगे, और उसी को ही एक्चुअल वैल्यू बोलेंगे। ये हुआ मेजर्ड वैल्यू। ध्यान रहे, ये कौन सा हुआ? मेजर्ड वैल्यू। ये वाला हुआ मेजर्ड वैल्यू, ये असली काम का चीज है। ये वाला हुआ मेरा मेजर्ड वैल्यू, ये वाला हुआ मेरा मेजर्ड वैल्यू, ये मेरा हुआ ट्रू वैल्यू, ये हुआ एरर। तो एरर बाय ट्रू वैल्यू बराबर फ्रैक्शनल एरर। बराबर क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल, इसका मतलब हुआ 0.6 डिवाइडेड बाय 6, यानी 0.1 आएगा। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब बोलेगा परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन एल, परसेंटेज एरर इन एल बराबर क्या होगा? डेल्टा एल बाय एल, ये मीन वैल्यू है, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, और इसका मान ऑलरेडी आ चुका है 0.1 इंटू 100 कर देंगे, तो इसका मतलब हुआ 10%। मजा आ रहा है? इस छोटा सा सवाल का आंसर दो तो। फ्रैक्शनल एरर इन एल, फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? आंसर दो, वीडियो को पॉज करके बनाओ। फ्रैक्शनल एरर इन एल बराबर बहुत आसान है। डेल्टा, ये कैपिटल वाला एल है ना, कोई बात नहीं,
तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल का मीन वैल्यू इसको मानेंगे, ये वाला मीन वैल्यू है और ये वाला भी मीन वैल्यू, बराबर क्या आएगा, क्या आएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 6। इसका मतलब हुआ कि 3 हो गया 60, यानी हो गया 3 दूना 6, यानी 1/20, यानी हो गया 0.05। अगर बोलता परसेंटेज एरर तब, तो परसेंटेज एरर बराबर क्या होगा, डेल्टा एल का मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय एल इंटू 100, यानी इसका वैल्यू आएगा 0.05 इंटू 100, यानी ये होगा 5%। तो लेंथ ऑफ रड इन परसेंट, ये थोड़ा कम पॉपुलर है, ये बड़ा अच्छा है। कहता है रड का लंबाई बताओ परसेंटेज में, बहुत आसान है। अगर ना एल बराबर 6 सेंटीमीटर तो था ही, यहाँ पर हम प्लस पर, यहाँ पर प्लस माइनस देना है हमेशा। 6 सेंटीमीटर था या परसेंट में 5%, ये थोड़ा कम पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है। यानी रड का जो लंबाई होगा ना 6 + - 0.3 सेंटीमीटर है, और इसी रड की लंबाई को अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करोगे तो 6 सेंटीमीटर हुआ ही, अब प्लस इसको परसेंटेज में बदल देंगे तो परसेंटेज कितना आया, 5% आया। ये हुआ आंसर। वीडियो को पहले पॉज करके खुद से ट्राई करोगे और बनाओगे, तो देखते हैं, मैं बना के देखता हूं, पॉज करके रखना। मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर क्या होगा, डायमीटर का मीन वैल्यू, ये मीन निकाल देते हैं पहले, क्या आएगा देखो तो 6.1 आया, और दूसरा बार 6.2, थर्ड बार में कितना आया 6.3, फोर्थ बार में कितना आया 6.0, और फिफ्थ बार में क्या आया 6.4। ये डिफरेंट मेजरमेंट है, और उसका हमको 5 से भागा दे देंगे तो मीन वैल्यू आ जाएगा। तो कितना आएगा मीन वैल्यू, देखो तो ये 1 2 1 3 3 6 4 10, शून्य आ गया, बच गया 1, 6 6 12 6 18 6 24 36 और 1 31, 31/5, और ये बराबर कितना हो जाएगा 5 × 6 30, अब बच गया 1, 6.2 सेंटीमीटर। ये मेरा हुआ मीन वैल्यू, पहला करेक्ट क्लियर हो गया। अब कहते हैं एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। देखो ये डेल्टा A1 को बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, ये एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, ये वाला निकाल रहे हैं। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट बराबर क्या होगा, ए का मीन वैल्यू माइनस ये A1, मतलब हुआ 6.2 माइनस A1 बराबर होगा 6.1, इसका मतलब हुआ 0.1 सेंटीमीटर हुआ। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। उसी प्रकार से डेल्टा A2 निकाल देंगे, ए का मीन वैल्यू माइनस A2 कर देंगे, बराबर क्या आएगा 6.2 माइनस सेकेंड बार में 6.2 था, तो ये आ गया 0 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट, इसको मॉडुलस भी लगाना होता है, ए का मीन वैल्यू A3 बराबर हो जाएगा 6.2 माइनस 6.3 बराबर माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये थर्ड में हो गया एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट। एब्सोल्यूट एरर इन फोर्थ मेजरमेंट क्या होगा, ए का मीन वैल्यू माइनस फोर्थ बार जो मेजरमेंट आया उसका वैल्यू, 6.0 नहीं, ये गलती लिख दिया था, 6.1 के बाद 6.2 था, 6.1 6.2, अच्छा 6.3 6.0 है, ए का मीन वैल्यू है 6.2 और माइनस 6.0, इसका मतलब 0.2 सेंटीमीटर। फिर एब्सोल्यूट एरर इन फिफ्थ मेजरमेंट, ए का मीन वैल्यू माइनस A5, 6.2 माइनस लास्ट में कितना आया 6.4 आया, इसका मतलब हुआ माइनस 0.2 सेंटीमीटर। दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर, बहुत आसान है, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू, बहुत आसान है। क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, तो समझ में आ गया होगा, और ऐसे ऐसे करके 5 बार का ले लें और डिवाइड कर दें कितना से 5 से, तो बराबर कितना आएगा, फर्स्ट बार में कितना है 0.1,
0.1, सेकेंड बार में 0 और थर्ड बार में मॉडुलस लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 0.1, चौथा में हो जाएगा 0.2, अब पांचवा में हो जाएगा 0.2। मॉडुलस लेना है, ध्यान रखें, नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये वाला मेरा एब्सोल्यूट एरर है, पता है कि नहीं? ये वाला एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या? मॉडुलस। एब्सोल्यूट एरर का मतलब मॉडुलस। समझ गया? ये सब कर लोगे। समझ में आ गया? और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 5 कर देंगे, बराबर कितना होगा? 5 2 7 2 9 1 10, 1 1 2 2 4 2 2 4 1 5 1 6, 0.6/5 आया ना, तो 0 पॉइंट कितना होगा? 12, 0.12 आया। ये हुआ मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मीन एब्सोल्यूट एरर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तीसरा वाला भी क्लियर हो गया। अब सवाल है कि फ्रैक्शनल एरर कितना होगा? फ्रैक्शनल एरर बहुत आसान है। फ्रैक्शनल एरर का मतलब हुआ डेल्टा ए का मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मतलब क्या हुआ? 0.12 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू कितना आया था? 6.2। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो समझ लेंगे। उसके बाद है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बराबर क्या होगा? परसेंटेज एरर बराबर डेल्टा ए का यानी मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, यानी 0.12 डिवाइडेड बाय 6.2 इनटू 100। अब कहते एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगा ना परसेंटेज में, उसमें ए का जो मेरा रिजल्ट आया ना, रिजल्ट मेरा क्या हुआ? देखो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट मतलब क्या हुआ? ए बराबर ए का मीन वैल्यू अब प्लस माइनस डेल्टा ए हुआ एरर के टर्म में। ये मेरा फाइनल रिजल्ट हुआ। ए का मीन वैल्यू इनटू हो गया उसका एरर हो गया। ये क्या हुआ? एरर। तो इसको परसेंट में भी व्यक्त कर सकते थे ना। परसेंटेज एरर कितना आया था? परसेंटेज एरर क्या आया? परसेंटेज एरर आया था डेल्टा ए का मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू इनटू 100। वहाँ आया था 0.12 डिवाइडेड बाय 6.2 इंटू 100। इसको कर लोगे और करने के बाद जो आएगा ना इसका यहाँ पर डाल दो। इसका जो वैल्यू आया कितना होगा? 6.2 सेंटीमीटर। अब प्लस कर देंगे, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर लो। इसका वैल्यू आता है 0.0193, 0.0135। इसका वैल्यू करोगे तो इसका वैल्यू 0.01935। इसको राउंडिंग अप करेंगे 2 डेसिमल तक तो क्या होगा? 0.0, इसको लिख सकते हैं 0.02। तो ये आया 0.02 इंटू हो गया 100, तो कुल मिला के आ जाएगा 2%। 2% इसका वैल्यू आया। यहां लिख देंगे 2%, यानी इसका मतलब रिजल्ट जो होगा ना, फाइनल रिजल्ट को परसेंटेज के फॉर्म में हमने लिख दिया। ये रहा फाइनल आंसर। एरर के फॉर्म में लिखते तो क्या होता है? एरर के फॉर्म में 6.2 सेंटीमीटर। अब प्लस माइनस एरर कितना आया था? 0.12। ये एरर था, देखे थे कि नहीं? ये आया था ना एरर, ये आया था एरर पिछला। क्लियर है? ये एक शानदार सवाल है। पहले वीडियो को पॉज करोगे और खुद से ट्राई करोगे। ट्राई देखो, कर लिया ना? तो कहता है कि व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव ईयर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये क्या चीज माना गया? टाइम को नापा गया था। टाइम को टी से डिनोट करता हूं। देखो फर्स्ट बार में हम नापे तो सबसे पहले टी का मीन वैल्यू निकाल लो। टी का जो मीन वैल्यू आएगा क्या आएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। देख तो क्या क्या आ रहा है? 1.25 सेकेंड है, 1.24, 1.27, हड़बड़ाना नहीं है,
बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है। 1.21 एंड 1.28 डिवाइडेड बाय कितना आया, डिवाइडेड बाय करेंगे 5 तो बराबर कितना आएगा, जोड़ दो तो देखो आएगा 8 1 9 7 16 4 20 5 25 5 आया राइट साइड। अब यहां देखो 5 आया, बच गया 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 के 2 आया, बच गया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6.25 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5 1 बचा, 5 2 जा 10 2 बचा, अब 5 यानी 1.25 आया टी का मीन वैल्यू। क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो ये तो मीन वैल्यू है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे, डेल्टा T1 निकालेंगे। डेल्टा T1 मतलब क्या, टी का मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट मेजरमेंट 1.25 माइनस 1.25 ये आएगा 0। मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं ना, अभी एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं। डेल्टा T2 बराबर 1.24 1.25 माइनस 1.24 बराबर हो गया 0.01। डेल्टा T3 1.25 ये हुआ मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, थर्ड बार में 1.27 इसका मतलब पॉइंट माइनस में 0.2। थर्ड के बाद फोर्थ बार निकाल देता हूं। फोर्थ बार में क्या आया, टी का मीन वैल्यू 1.25 माइनस हो जाएगा थर्ड वाला में फोर्थ वाला मेजरमेंट 1.21 कुल मिला के आ जाएगा 0.04। अब फिफ्थ वाला में क्या आ जाएगा, पांचवा वाला में 1.28 1.25 माइनस 1.28 मतलब हो गया माइनस 0.02538 इतना आ गया। क्लियर है। अब बोल रहा है कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। हाँ, अब हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा टी का मीन वैल्यू ये क्या होगा, सारे एब्सोल्यूट एरर को हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल देंगे। तो सारा एब्सोल्यूट कितना होगा, 0 आया, 0.01 आया, 0 आया, 0.01 आया, 0.02 आएगा, 0.02, 0.04, 0.04 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय करेंगे 5 तो कितना आ जाएगा, करो ना अपने से, यहाँ 1 2 1 3 4 7 3 10 तो 0.10 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आया 0.02 आएगा ना, 0.02 हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में कह रहा है व्हाट इज परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो इसका मतलब हुआ रिलेटिव एरर निकाल देंगे। अब हम लोग फ्रैक्शनल एरर निकाल देते हैं। फ्रैक्शनल एरर बराबर हो जाएगा डेल्टा टी का मीन वैल्यू बटा टी का मीन वैल्यू 0.02 डिवाइडेड बाय 1.25। अब परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर बराबर हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 100। अब देखो कितना अच्छा से डिसिमल को हटाओगे, पॉइंट को हटा दिए तो 125 आ गया, यहाँ हो गया 100। अब देखो 25 गुना 400 और 25 गुना 5 तो 4 दूना 8 आ गया, ऊपर में 8/5 आया, 8/5 आया तो इसका मतलब हुआ 1.6% तो आंसर कौन सा होगा, तो आंसर कौन होगा 1.6% वाला। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो एम्स में पूछा हुआ, उसको खुद से ट्राई करो। तो देखो इस सवाल को खुद से ट्राई करोगे, इसका आंसर आएगा बी, पहले मैं बता दिया, खुद से बनाओगे वीडियो पॉज करके, अगर आंसर आ जाए तो व्हाट्सएप पर भेज देना, ठीक है। बाय। नेक्स्ट क्लास में तुमको ये एरर ट्रिक बताऊंगा।